अमेरिकी राइट विंग नेता और टर्निंग पॉइंट यूएसए के मुखिया नाम चार्ली किर्क। आप जानते हैं चार्ली किर्क की एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना उटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई है। यहां किर्क एक आउटडोर इवेंट में भाग ले रहे थे। इस हत्या से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। चार्ली किर्क की हत्या को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चार्ली किर्क ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी, युवा मतदाताओं को प्रभावित करने में चुनाव में अहम भूमिका उन्होंने निभाई और लगातार वो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबियों और उनके बेहद महत्वपूर्ण जो रणनीतिकार हैं उसके तौर पर उभर कर हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आते थे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। तो अब किर्क की हत्या के बाद ट्रंप को यह बड़ा झटका लगा है। सवाल अमेरिका में पूछा जा रहा है कि आखिरकार अमेरिका का दुश्मन कौन है। ये वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर अमेरिका की सियासत अभी गरमाई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के राजदार किर्क और उन्हीं की ये हत्या ट्रंप के दक्षिणपंथी रिपब्लिकन आंदोलन के प्रवक्ता, ट्रंप के घर घर जाकर मतदाता अभियान उन्होंने ही चलाया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी, डोनाल्ड ट्रंप के राजदार, ट्रंप के छोटे बेटे जूनियर ट्रंप के निजी सहायक भी रहे। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक ये माने जाते थे। दिखाते हैं आपको इसी को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। चार्ली किर्क ने युवा रिपब्लिकन वोटर को एकजुट करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। किर्क इजराइल के भी कट्टर समर्थक थे। ये घटना यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई। चार्ली यहाँ द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम में आए थे। ये वायरल वीडियो देखिए। चार्ली एक टेंट के नीचे माइक पकड़कर बोल रहे थे, तभी अचानक एक गोली उनकी गर्दन के पास आकर लगती है। काफी खून बहता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। वारदात के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे ही गोली चली वो पीछे की ओर गिर गए। हर कोई जमीन पर लेट गया। बहुत से लोग चिल्लाने लगे और फिर हर कोई भागने लगा। चार्ली को गोली तब मारी गई जब वो सामूहिक गोलीबारी यानी मास शूटिंग के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। चार्ली को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक अस्पताल ले जाने से पहले उनके शरीर से बहुत खून बह चुका था। I can't believe it happened in Utah of all places. Where he has so much support, but obviously the opposition was here. And now we're looking at a murder scene, possibly. It's obviously a crime scene. हमले के वक्त वहां मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर ने गहरे रंग के कपड़े पहने थे और उसने कैंपस की एक छत से कुछ दूरी पर गोली चलाई थी। हालांकि हमले के तुरंत बाद संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था, लेकिन वो हमलावर नहीं था। अब तक हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। The shot came from here on campus, potentially from a roof, yes. A longer distance shot from a roof. This was a targeted attack towards one individual. अमेरिका में ट्रंप के दोस्त चार्ली किर्क को कुछ चरमपंथी नाजी कहकर बुलाते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या अमेरिका में ट्रंप के दोस्त चार्ली राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हैं? अपने करीबी चार्ली किर्क की हत्या पर ट्रंप की तरफ से बयान सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, चार्ली सभी के पसंदीदा थे, खासकर मेरे। चार्ली किर्क ने युवा वोटर्स से जोड़ने में मेरी मदद की। उनकी मौत से रिपब्लिकन पार्टी में खालीपन आ गया है। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family who he loved more than anything in the world.
This is a dark moment for America. तो डार्क मोमेंट इस पल को अमेरिका के लिए करार दिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। चार्ली किर्क का जाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिकी राइट विंग के नेता और टर्निंग पॉइंट यूएसए के मुखिया चार्ली किर्क, एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और ये वो तस्वीरें जो सार्वजनिक कार्यक्रम था जहां पर उनका संबोधन चल रहा था और इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। आगे बढ़ेंगे बात नेपाल की। 2 दिन की हिंसा के बाद पड़ोसी मुल्क नेपाल अब शांति की ओर लौट रहा है। माना जा रहा है नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की आज देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बन जाएंगी। ये बड़ी खबर है। कल आंदोलन से जुड़े 5000 जेन जी युवाओं ने वर्चुअल मीटिंग की और बताया जा रहा है कि उनके नाम पर सहमति बन गई है। सुशीला कार्की के नाम पर जेन जी सहमत हो गया है। काठमांडू के मेयर बलेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में नए सिरे से फिर चुनाव करवाएगी। लेकिन सुशीला कार्की के लिए ये जो राह है वो इतनी आसान नहीं, क्योंकि जेन जी में भी एक नहीं बल्कि अलग अलग गुट बने हुए हैं और सेना प्रमुख अब इन अलग अलग गुटों से मुलाकात कर रहे हैं, सबको सहमत करने की कोशिश कर रहे हैं सुशीला कार्की के नाम पर। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन भी जाती हैं तो भी नेपाल की सत्ता में सेना जेन जी का प्रभाव रहेगा और सुशीला कार्की हो सकता है महज एक कठपुतली प्रधानमंत्री ही बनकर रह जाए। तो नेपाल की सियासत को लेकर जिस तरीके का कयास लग रहे हैं उसके पीछे की कुछ वजह हैं, वो वजह अब आपको समझाते हैं। इस वक्त नेपाल का एक तरीके से ये बड़ा सियासी अपडेट भी है, आपके सामने है। सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल की आज मीटिंग हो रही है। जनरल सिंहदेल 12 अन्य समूहों से मुलाकात कर रहे हैं और ये समूह असली जेनजी होने का दावा कर रहे हैं। इनमें राजशाही समर्थक और अन्य समूह भी शामिल हैं। इन समूह की तरफ से कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं, यानी जो जेनजी नेपाल में क्रांति के नाम पर आगे आया वो जेनजी अब आपसी खींचतान में भी फंसता दिख रहा है। नेपाल में जो हिंसा हुई है, लूटपाट हुई है, इसके लिए युवाओं का एक गुट उसी को जिम्मेदार माना जा रहा है। नेपाल की राजधानी का ये वो 5 स्टार होटल है जो विद्रोह के पहले काठमांडू की शान कहा जाता था। काठमांडू एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर बना 172 कमरों वाला आलीशान हिल्टन होटल ऐसी तकनीक से बनाया गया था कि उस पर 8 तीव्रता के भूकंप का भी असर न हो, जिसके हर कमरे से काठमांडू के खूबसूरत पर्वत का नजारा दिखता हो। लेकिन आलीशान और भव्यता की मिसाल बना ये होटल मलबे का ढेर बन चुका है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के हिल्टन होटल को आग के हवाले इसलिए किया क्योंकि इसमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बेटे जयवीर देउबा के कथित निवेश करने की बात थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सिर्फ 5 स्टार होटल की आहुति नहीं ली गई, बल्कि कार के बड़े बड़े शोरूम को भी नेस्ता नाबूद कर दिया गया। टोयोटा से लेकर सुजुकी तक के शोरूम में खड़ी महंगी महंगी गाड़ियों को मिनटों में आग के हवाले कर दिया गया। एक तरफ नेपाल में ओरी सरकार के खिलाफ भड़का विद्रोह सत्ता को उखाड़ फेंकने पर आमादा दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी।
31 सेकंड के इस वीडियो में बेहद आलीशान घर के भीतर लूटपाट और तोड़फोड़ होती दिखाई दे रही है। दरअसल ये नेपाल के जाने माने बिजनेसमैन उपेंद्र महतो का घर है। उप प्रधानमंत्री को घर मॉस्को में रहने वाले उपेंद्र महतो को नेपाल का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है। लूट सिर्फ नेपाल के सबसे अमीर लोगों के घरों में नहीं हो रही थी, बल्कि विद्रोह की आग में आम लोग भी हाथ सेकते हुए दिखाई दे रहे थे। शॉपिंग मॉल से लेकर दुकानों के शीशे तोड़कर सामान की लूटपाट को अंजाम दिया जा रहा था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ नेपाल की राजधानी जल रही थी। नेपाल के अलग अलग कोनों में विद्रोह भड़का हुआ था और हर जगह सरकारी इमारतों और सरकारी पदों पर बैठे लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हूँ जो कि एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है। ये आपको सामने घंटाघर नज़र आएगा, जहां बीती शाम बड़ी संख्या में यहाँ के युवा आए और उन्होंने जो गाड़ियाँ यहाँ रखी थी उसको जला दिया, फूंक दिया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस लगातार, आर्मी मार्च कर रही है इस इलाके में और पूरी सड़क पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। टेलीकॉम, नेपाल का टेलीकॉम सेंटर है और यहाँ पर जब आग लगाई गई उसके बाद किस तरीके से पूरा काला स्याह नजर आ रहा होगा। और नेपाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नेपाल में आपातकाल की घोषणा की तैयारी हो रही है। आज नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का राष्ट्र के नाम संबोधन होना है। अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए आज राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जेनजी युवा प्रतिनिधियों के बीच नेपाली सेना के सहयोग से एक निर्णायक चर्चा होगी। और फिर जानकारी ये मिल रही है कि राष्ट्र के नाम नेपाल के राष्ट्रपति का संबोधन। इस बीच सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, ये एक थ्योरी चल रही है, लेकिन इसके अलावा भी नेपाल में सत्ता के लिए कई अलग अलग थ्योरीज, इसमें मुख्य तौर पर वो 4 थ्योरी जिस पर जमकर नेपाल में चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट में जानिए आप। काठमांडू की इस तस्वीर को नेपाल की सियासत में वामपंथ की समाधि के प्रतीक के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लाल झंडे की राजनीति अब नेपाल में अतीत का हिस्सा हो चुकी है। सवाल ये कि अब आगे क्या? नेपाल ने 2 दिनों में जितना खोया उसे पाने में उसे दशकों लग जाएंगे। आज हमारा ये पड़ोसी 20 से 25 साल पीछे चला गया है। अब जिन 5 थ्योरी की चर्चा इस वक्त नेपाल की सत्ता और सियासत के संदर्भ में हो रही है, उसके मुताबिक पहली तो यह है कि क्या नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी होगी, क्या फिर से नेपाल में राजतंत्र लौटने वाला है। तीसरी थ्योरी यह भी है कि क्या सेना अपने हाथ में सत्ता ले लेगी। इन तीनों से अलग चौथा सवाल यह भी है कि क्या सत्ता जेनजी के हाथ में जाने वाली है। और 5वां विकल्प ये कि क्या बांग्लादेश की तर्ज पर कोई मॉड्यूल निकलेगा या फिर इन 5 से अलग कोई छठा किरदार नेपाल की सत्ता का प्रतिनिधित्व करेगा। 8 सितंबर को काठमांडू में जब प्रदर्शनकारी जुटे तो खबर यही आई कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं का, खासकर जेनजी का प्रदर्शन है। फिर करप्शन और नेपो किड विरोध का जिक्र हुआ और 8 सितंबर की शाम तक जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था वो गोलीकांड के बाद हिंसक हो गया। नेपाल के इतिहास में इस कयामत वाली क्रांति के पीछे कई चेहरे हैं। बालेन शाह से लेकर रवि लामिछाने और सुदन गुरंग जैसे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। इन तीनों को जेनजी के अलग अलग गुटों का समर्थन हासिल है।
काठमांडू के मेयर बालेन शाह को सत्ता सौंपने की मांग मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने की थी। हिंसक विरोध के दौरान सड़कों पर नारे लगे थे। बालेन शाह काठमांडू के मेयर बनने से पहले रैपर रह चुके हैं। युवाओं में इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। अंतरिम सरकार के गठन में गुटबाजी की वजह से अड़चने आ सकती हैं। अभी सेना के साथ औपचारिक बैठक भी नहीं हुई है। नेपाल का आर्मी हेडक्वार्टर जंगी अड्डा में आज दिन भर वार्ताएं का सिलसिला जारी रहा, लेकिन लास्ट में ये खबर फैल गई कि अब आने वाला दिन में नेपाल के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनेंगे सुशीला कार्की। वो सुशीला कार्की जो नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रह चुकी है। सुशीला कार्की के नाम पे बालेन शाह का और रवि लामिछाने का भी समर्थन आ गया है। हालांकि इसका औपचारिकता अभी तक नहीं की गई है, लेकिन ये संभव हो गया है कि कल तक में ये घोषणा हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुशीला ने खुद भी हामी भर दी है। अब अगर सब तरफ से सहमति बन जाती है तो फिर बांग्लादेश वाला मॉड्यूल अमल में आएगा। पिछले साल बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। यूनुस गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और सुशीला कार्की का भी राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अपने देश में वो भी जाना पहचाना नाम है। There are two ways. One is the army will take all the power and they will run it, which Nepal army said that they won't do it. The second option is army will be in the backup and they will form the people's government or national government. वैसे जेनजी चॉइस के अलावा जिस एक और नाम की चर्चा अंदर खाने चल रही है वो नाम है दुर्गा परसाई का। 9 मार्च को जब राजा ज्ञानेंद्र काठमांडू लौटे थे तब राजा लाओ देश बचाओ का नारा दुर्गा परसाई के समर्थकों ने ही दिया था। राजशाही के समर्थक दुर्गा परसाई की अपील पर मार्च महीने में काठमांडू में भारी बवाल हो चुका है। वैसे एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और राजतंत्र की वापसी कराकर राजा ज्ञानेंद्र शाह को गद्दी सौंप दी जाए। लेकिन सूत्र बताते हैं कि अभी राजा खुद इसके लिए राजी नहीं दिख रहे हैं। देखिए, नेपाल में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण। बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एबीपी न्यूज ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। यहां स्थिति अभी पूरी तरीके से सामान्य है। जांच पड़ताल के बाद ही यहां लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौजूदगी इस वक्त इंडो नेपाल बॉर्डर पर है। मैं इस वक्त बहराइच के रुपेडिया में हूं और मैं जिस तरफ खड़ी हूं ये भारत का हिस्सा है और ये रुपेडिया है। सामने की तरफ में आपको नेपाल का जो दरवाज़ा है, नेपाल का जो गेट है वो दिख रहा है। वेलकम टू नेपाल लिखा हुआ है। सीमा प्रारंभ है नेपाल की। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जहां से नेपाल की सीमाएं लगती हैं और उसमें एक ज़िला बहराइच भी है। और सामने की तरफ में जो नेपाल है वो उधर नेपालगंज पड़ता है। आप देखिए जिस तरीके से जनजी के प्रदर्शन के बीच स्थितियां जो उत्पन्न हुई थी उसके बाद अभी फ़िलहाल ये देखा जा सकता है कि सामान्य तौर पर जो भी लोग हैं जिनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है उनके प्रॉपरली जो आईडी कार्ड्स हैं उनको चेक करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जो अनुमति है वो फ़िलहाल दी जा रही है। जो लोग नेपाल के लोग रहने वाले हैं उनको नेपाल की तरफ जाने की अनुमति जो है वो मिल रही है। वहीं कुछ लोग भारत की तरफ भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तमाम उनका किस काम के प्रयोजन में वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जांच पड़ताल के बाद ही उनको जाने आने की जो अनुमति है वो मिल रही है। कुछ और यहाँ देखिए शख्स लोग भी हैं। ये लोग एक परिवार है वो यहाँ पर आता हुआ भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप लोग भारत में दाखिल हो रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं अभी नेपाल की? नेपाल की स्थिति जो अब सही है पहले से जी। कल भी कुछ नहीं हुआ? कल भी सब सामान्य रहा? कल भी सब सामान्य था। आजकल कर्फ्यू के लिए कुछ कह रहे हैं। और एक बार अगर वापस से तस्वीरों पर ले जाएं, तस्वीरें दिखाएं तो देखिए हम भारत की तरफ है। ये नेपाल का गेट है। सामने की तरफ में जो चेक पोस्ट है वो देखिए जिसमें नेपाल की पुलिस और नेपाल की जो आर्मी है वो सामने की तरफ में मौजूद है। जो लोग भी यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं उनको यहाँ से चेक करते हुए आगे जाने की जो अनुमति है वो दे रही है। वहीं जो लोग नेपाल से भारत में दाखिल हो रहे हैं वो इस तरफ से आ रहे हैं
और उनको भी उनको यहाँ पर चेकिंग के बाद उनको यहाँ आने की अनुमति जो है दी जा रही है। हालांकि नेपाल से भारत आने वाले की चेकिंग लगभग 100 मीटर पहले आपको एक बड़ी जो कुछ संख्या में जो लोग हैं वो दिख रहे होंगे, एक हुजूम दिख रहा होगा, एक भीड़ दिख रही होगी, वो उधर से आ रहे हैं। और ये देखिए, ये भारत का गेट है जो अभी वापस से बन रहा है। इसके पहले यहाँ पर छोटा गेट था, वापस से एक बड़ा गेट यहाँ पर बन रहा है। और भारत की तरफ से जिन लोग को नेपाल जाना है वो इस रास्ते से दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए एसएसबी के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, पीएसी के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, और ये सब लोग यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कल जो एसएसबी के जो आईजी हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने नेपाल की तरफ के जो जवान हैं उनसे भी बातचीत करके सामंजस्य बैठा करके स्थितियाँ का एक तरीके से कंट्रोल में रखने की तौर पर अपनी जो बातें हैं वो एक दूसरे से साझा करी हैं। फ़िलहाल स्थिति सामान्य कही जा सकती है, फिलहाल स्थिति सामान्य है। लोग एक तरफ दूसरी तरफ जा रहे हैं, पर सबके कागजात देखने के बाद उनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जो अनुमति है वो दी जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली की। दिल्ली में स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है, जिससे दिल्ली से काठमांडू जा रही फ्लाइट काफी देर तक उड़ान नहीं भर सकी। इस दौरान बिना एसी के विमान में बैठे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये स्पाइस जेट की तस्वीर है जिसके अंदर एसी काम नहीं करने की वजह से किस तरीके से जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं उनको कितनी तकलीफ हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एसी नहीं चलने से विमान में सवार यात्री किस कदर परेशान हो गए। और जितने भी यात्री बैठे उनके हाथों में ये देखिए, वो किसी न किसी एक सामान को उठा करके अपने हाथों से एक पेपर या किसी चीज़ से वो अपने आप को हवा कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ा सा सफोकेशन नहीं फील हो। और ये देखिए स्पाइस जेट का वो विमान जो कि नई दिल्ली से काठमांडू के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से फिलहाल उड़ान नहीं भर सका है। और ये तस्वीर हम आपको दो दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर, और दोनों ही तस्वीरों में देखिए किस कदर स्पाइस जेट के अंदर के ये तकनीकी खराबी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिसका जो भुगतान है वो पैसेंजर्स ने किया। अंदर पैसेंजर्स बैठ गए थे, बोर्डिंग हो गई थी, फ्लाइट के अंदर बैठ गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण पहले तो एसी ही नहीं काम कर रहा था। उसके बाद देखिए जो अंदर पैसेंजर्स बैठे थे उनको कितनी तकलीफ हुई है। वो किसी न किसी पेपर से, कागज से अपने आप को हवा करते अंदर से नजर आए, जिसका वीडियो देखिए सामने आया है, बाहर आया है। दूसरी तस्वीर देखिए, उसके बाद जो पैसेंजर्स है वो बाहर आ गए, क्योंकि ये जो फ्लाइट थी वो दिल्ली से काठमांडू के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ये फ्लाइट भी उड़ान नहीं भर पाई। और दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहाँ पर स्पाइस जेट का ये विमान जो कि नई दिल्ली से काठमांडू को उड़ान भरने वाला था, लेकिन काफ़ी देरी से, हम आपको बता दें, काफ़ी देरी तक उड़ान ये फ्लाइट जो है भर ही नहीं पाई। उसके बाद देखिए अंदर कैसे जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो दिल्ली से काठमांडू के लिए इस विमान में सवार हुए थे, उनको उड़ान भरनी थी काठमांडू के लिए, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण बहुत देर तक फ्लाइट के अंदर ही फंसे रहे, बैठे रहे। एसी काम नहीं कर रहा था, तकनीकी खराबी थी, गर्मी उमस इतनी ज़्यादा थी कि पेपर और दूसरे सामानों से अपने आप को हवा करते नजर आए, जिसका वीडियो बाहर आया है। इस दौरान बिना किसी विमान के, देखिए विमान में जो यात्री बैठे हैं वो किस कदर परेशान हो रहे थे, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में जमीन को लेकर हुए विवाद में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। इसमें दिख रहा है कि कारोबारी राजकुमार राय गली में भाग रहे हैं, उनका पीछा करते हुए बदमाश भी भाग रहा है। दूसरे फुटेज में दिख रहा है कि दो शूटर गली से निकलकर भाग रहे हैं और इस दौरान दोनों ने टोपी लगा रखी थी और चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था। बीती रात कारोबारी राजकुमार राय को बदमाशों ने सड़क पर दौड़ा कर गोली मारी थी। पुलिस इस वारदात के बाद से ही शूटर्स की तलाश में जुटी है। आपको यहां बता दें कि राजकुमार राय पूर्व में आरजेडी में रह चुके हैं। वो इस बार राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये उस शख्स की तस्वीर है जिसे गोली मारी गई। राजकुमार राय की तस्वीर है जो कि पूर्व में आरजेडी में रह चुके हैं और इस बार राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन पहली तस्वीर देखिए जिसमें जो शूटर है वो कैसे दौड़ाकर राजकुमार राव को गली में दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें उसके बाद कई राउंड जो है वो राजकुमार राव के ऊपर फायरिंग की गई और ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इस वारदात के बाद, क्योंकि राजकुमार राव पहले आरजेडी में रह चुके हैं और साथ ही इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे, राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां से टिकट
ले रहे थे और ऐसे में ये जो घटना है कई सवाल खड़े करता है। दोनों तस्वीर आपको हम पटना की दिखा रहे हैं और ऐसे में एक तस्वीर पटना की जिस उस गली की तस्वीर है जहां पर राजकुमार जो राय हैं उनकी हत्या कर दी गई और गोली मारकर हत्या की गई है।